हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश कुमार वर्मा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। जैसा कि हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था। इतिहास क्या चीज़ है और कौन उसके रचयिता हैं, किसने इतिहास लिखा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता कर गया था। अगर आगे की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक, जो हिस्ट्री का चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो आइए इसके बारे में जानते हैं आज हम क्या है। और ये टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक जो एग्जाम होता है आपका, सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, उसमें हमेशा एक क्वेश्चन पुटअप जरूर होता है। तो क्यों ना आज हम यहाँ इस चैप्टर के जितने भी मार्क्स आते हैं हमारे पास, 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, वो आज ही हम क्यों ना आज कंप्लीट कर ले उसको। देखते हैं, पढ़ते हैं आज क्या है इसमें। ओके, आइए देखिए, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है ईट मन के तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड रहा है बेटा, वो रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड रहा है इसका। ये जो हमें टाइम पीरियड पता चलता है, ये कार्बन पद्धति होती है C14 रेडियो कार्बन, उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है एक तरीके। तो हमें पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये कब की है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व की ये सिविलाइजेशन है, याद रखना। ओके, वैसे तो आपने बहुत सारी सिविलाइजेशन छोटी क्लास में भी पढ़ी होंगी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन मिस्र की सभ्यता विश्व स्तर पर जानी जाती है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारी हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, ये भारतीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। ओके, तो आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ अन्य नाम भी दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को पहला नाम दिया गया है कांस्य युगीन सभ्यता। इसलिए कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को क्योंकि इस युग के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे, ये क्या करते थे, कांसे का और टीन का इस्तेमाल करते थे। उन दोनों, टीन और तांबे का इस्तेमाल करते थे, उन दोनों को मिलाकर कांसा बनता है, तो इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। ओके, दूसरा नाम इसका क्या दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो इसको ये नाम इसलिए दिया है बेसिकली क्योंकि जो अधिकतर हड़प्पा सभ्यता के जो प्रांत हैं वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। अधिकतर जो क्षेत्र था जो बसा हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। लास्ट अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा का पहला खोजा गया प्रांत ही हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना गया। ऑफकोर्स आपको ये तीनों नाम क्लियर हो गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप जाने तो हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा तो सही, ये नाम है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, किन क्षेत्रों तक थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र था एक तरीके से। हड़प्पा सभ्यता बहुत दूर तक फैली हुई थी। तो बात करें उत्तर दिशा की ओर बात करें तो आपका जो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये कहां पर, मांडा नामक क्षेत्र है, वहीं मांडा में ये आपका उत्तरी पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का, ध्यान रखना। जो कि एक बात करें तो यहां पर एक रिवर भी बहती है, उसका नाम है चिनाब रिवर। ठीक है, तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा, ध्यान रखना। ओके, अगर यहां पर वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, पश्चिमी पॉइंट की, तो पश्चिमी पॉइंट है आपका बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पर है आपका, अफगानिस्तान। मतलब हम कह सकते हैं पश्चिम में जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी वो बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, अफगानिस्तान में जो क्षेत्र है, ध्यान रखना। ओके, अगर हम पूर्व की बात करें, पूर्व में अगर बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर, ये आपका पड़ता है यूपी, या हम कह सकते हैं मेरठ। ठीक है, तो यहां तक ये फैला हुआ है, ध्यान रखना। ओके, अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हमारा है महाराष्ट्र, जो कि दैमाबाद या दैमाबाद बोला जाता है, जिसमें यहां पर अगर रिवर की बात करें तो रिवर आएगी गोदावरी। और अगर मेरठ में बात करें तो मेरठ में जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे है, ध्यान रखना, हिंडन नदी के किनारे है, ध्यान रखना। ओके, और ये यहां पर गोदावरी नदी, और ये जो है दाशक नदी के किनारे है। मैंने आपको रिवर्स भी बता दिए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर में मांडा है, चिनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर। आपका पूरब में बात करें तो आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में फैला हुआ है, हिंडन रिवर है यहाँ पर।
और दक्षिण में अगर बात करें तो महाराष्ट्र दामाबाद में फैला हुआ है। यहाँ पर रिवर जो है गोदावरी नदी के किनारे है। और अफगानिस्तान बलूचिस्तान की बात करें अफगानिस्तान में तो दाशिक नदी है जो कि पश्चिम में पड़ता है आपका। ये इसका फैलाव है। और ये फैलाव कैसा है, ये फैलाव जो है आपका त्रिभुजाकार है। किस आकार में है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार में ये आपका क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता का फैला हुआ है। ओके, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम अगला देखते हैं। आइए देखते हैं हड़प्पा के बारे में जानते हैं। अब पहली चीज तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया प्रांत ही क्या था, हड़प्पा था। तो ध्यान रखना सबसे पहले जो खोज हुई है वो किसकी हुई है, हड़प्पा की हुई है। ध्यान रखना तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई है, 1921 में। और खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इसके क्या है, खोज करता है। ध्यान रखना। ओके, बात करें हड़प्पा है कहां पर। हड़प्पा बेसिकली पाकिस्तान में है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय सभ्यता है, लेकिन हम अगर बात करें तो 1921 में खोज की गई थी। 1921 में ना तो कोई पाकिस्तान था, पूरा क्या था, भारतीय प्रांत था। ध्यान रखना 1947 में विभाजन होने के बाद ये हड़प्पा प्रांत जो था वो कहां चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। ध्यान रखना। ओके, दयाराम साहनी इसके खोज करता है और 1921 में इसकी खोज की गई है। ध्यान रखना। ओके, और ये जो नदी है ये कौन सी नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे है। कौन सा प्रांत, हड़प्पा, रावी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना। ओके, और हड़प्पा में ही एक महत्वपूर्ण अगर अगला बात करें तो हम सेकंड पॉइंट आता है आपका मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो प्रांत की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1922 में। कब की गई थी, 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ध्यान रखना। ओके, और इसके जो खोज करता थे वो थे राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी इसके खोज करता थे। ध्यान रखना। ओके, और बेसिकली अगर बात करें तो ये प्रांत कहां पर है, ये भी आपका पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई, प्रांत कहां पर है, पाकिस्तान में है। और बेसिकली बात करें तो इसको मरे हुए लोगों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है। मरे हुए लोगों का टीला कहा जाता है। बेसिकली इस चीज को जानना जरूरी है कि मरे हुए लोगों का टीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में ऐसा बताया गया है कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती थी उनको क्या किया जाता था, जब जलाया जाता था, जैसे किसी डेड बॉडी को यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो इसी रूप में क्या होता था, अगली डेड बॉडी को भी इसी के ऊपर रखकर, इसी के ऊपर रखकर ऐसे जलाया जाता था या अंतिम संस्कार किया जाता था, जिसके कारण ये राख इकट्ठी होती थी। और ये मिट्टी जब इकट्ठी होती थी तो मिट्टी इकट्ठी होते होते एक टीला बन जाता था। इसीलिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ रूप या संस्कृत भाषा के रूप में कहा गया कि मरे हुए लोगों का टीला या मृतकों का टीला कहा गया इसको। तो ये बेसिकली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक ही जगह मतलब कि सबको जलाना करना या इस तरीके की चीजें जब की जाती थी तो उसके दौरान जो मिट्टी होती थी वो इकट्ठी होने के कारण क्या कहा जाता था, मरे हुए लोगों का टीला कहा जाता था। ध्यान रखना। ओके, आगे अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो में और भी काफी सारी चीजें हमें वैसे तो मिली हैं। अगर बात करें तो इसकी रिवर की हम बात कर लेते हैं। रिवर इसकी थी सिंधु, सिंधु नदी के किनारे। ध्यान रखना कि अभी फर्स्ट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे है। ध्यान रखना, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करेगा, हड़प्पा सभ्यता की बात करेगा तो आप आंसर लगाओगे सिंधु नदी। ध्यान रखना, अगर वो हड़प्पा बेसिकली प्रांत की बात करता है तो हड़प्पा प्रांत में आपका आंसर होना चाहिए रावी नदी। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने वाला है तो इसको ध्यान से समझ लेना। हड़प्पा खाली बोलेगा तो आपको कहां लगाना है, रावी नदी के किनारे लगाना है। अगर हड़प्पा सभ्यता बोलता है, हड़प्पा सभ्यता बोलता है तो नदी कौन सी आएगी, सिंधु नदी। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना। ओके,
अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। बेसिकली आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहां पर ये समझ में आया। ओके, इसको नोट डाउन करते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें हैं जो ज्यादा पॉपुलर रही है, या आपसे एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये चीज हमें किस प्रांत से प्राप्त हुई है। तो उनको हम यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहली चीज अन्नागार, ये विशाल इमारत थी यहाँ की, ध्यान रखना। विशाल इमारत मीन्स बहुत बड़ा एक अन्नागार का मतलब है कि अन्न को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया गया था, एक तरीके से गोदाम बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो मैंने आपको जस्ट अभी लाइक बताया था कि कौन सी रिवर है यहाँ पर? सिंधु नदी है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी है। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी सिविलाइजेशन जो भी बनती है एक नदी के किनारे, अगर मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र की सभ्यता भी नील नदी के किनारे स्थित थी, ध्यान रखना। ऐसे ही करके हड़प्पा सभ्यता भी किसके कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। तो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा या जो एरिया होगा वो बेसिकली क्या होगा? उपजाऊ होगा। उपजाऊ होगा बेसिकली। अगर उपजाऊ होगा तो क्या होगा? पैदावार ज्यादा होगी, अन्न का पैदावार ज्यादा होगा, ध्यान रखना। पैदावार ज्यादा होगी यहां पर, ध्यान रखना। ओके, जब पैदावार ज्यादा होगी तो अब ये तो है नहीं कि अनाज को एक बार में उत्पादन कर लिया तो हम सारा अनाज एक ही बार में खत्म कर देंगे, खा देंगे। उसको स्टॉक करने के लिए कोई ना कोई तो जगह होनी चाहिए एक तरीके। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो प्रांत था वहां पर एक विशाल अन्नागार की इमारत मिलती है हमें। मतलब हम ये कह सकते हैं अनाज को रखने का इनके पास सुविधा हुआ करती थी, ताकि बारिश में या कभी किसी कोई संकट आता है तो अनाज खराब ना हो इनका। और कभी कभी तो इस अनाज का इस्तेमाल, ये कोई संकट आ जाता था, मान लो कि जैसे कि नदी का पानी सूख गया या पैदावार नहीं हुई, कोई ऐसा कोई गहरा संकट आ जाता है, ठीक है, महामारी आ जाती, तो ऐसी कंडीशन में इस अनाज का ये लोग क्या करते थे? इस्तेमाल किया करते थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड अगर बात करें तो यहाँ पर एक पशुपति देवता की मूर्ति मिलती है यहाँ पर, मतलब कि पशुपति के रूप में एक देवता को यहाँ पर पूजा जाता था। कहां पर? मोहनजोदड़ो के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे ये डायरेक्ट पुटअप होगा कि पशुपति देवता की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है हड़प्पा सभ्यता में, तो आप लिखोगे मोहनजोदड़ो प्रांत से हमें पशुपति देवता की मूर्ति प्राप्त। ऐसे ही एक नृत्य करती हुई या नृत्य की एक कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है, कहां पर? मोहनजोदड़ो में। एक डांस करती हुई एक प्रतिमा है जो कांसे की बनी हुई होती है, वो भी हमें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो प्रांत से मिली है। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ओके, आगे बात करें दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति। एक आपने देखा होगा आपकी बुक के अंतर्गत एक आदि पिक्चर दिखाई गई है, एक दाढ़ी, काफी लंबी लंबी दाढ़ी हो रही है। तो इस तरीके की जो प्रतिमा है वो भी हमें कहां से मिली है? ध्यान रखना, वो मोहनजोदड़ो प्रांत से हमें मिली है। तो ये आपको मेन पॉइंट्स हैं आपके, ये आपको याद रखने हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। अगर अगले पॉइंट की बात करें हड़प्पा की, जिसकी खोज किसने की थी? मैंने आपको बताया था दयाराम साहनी ने की थी और 1921 में इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ की जो सबसे विशाल इमारत मानी गई है, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो की विशाल इमारत कौन सी है तो अन्नागार आपको पुटअप करना, अन्नागार याद। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा की विशाल इमारत कौन सी है तो आप स्नानागार लगाओगे, ध्यान रखना। ओके, स्नानागार मतलब होता है नहाने का निवास स्थान, एक तरीके से जहां पर लोग नहाते हैं वो। जैसे कि आज के टाइम पे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं स्विमिंग पूल जो होते हैं, ठीक है, उसी टाइप का ये पहले हुआ करता था। काफी बड़ा था, इस तरीके से बनाया हुआ था। ऐसा माना जाता था उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, इन नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण की तरफ इसमें पानी के अंदर जाने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी, इस तरीके से सीढ़ियां बनी होती थी दोनों साइड। और ऐसा माना जाता था कि इसके अंदर का जो पानी भरा जाता था, आसपास की जो नदियां थी या सिंधु रिवर जो हुआ करती थी, सिंधु नदी जो थी, उससे यहाँ पर पानी भरा जाता था। और इसमें एक तरीके से एक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था जिसका आज भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आज के टाइम पे हम सीमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं उसका। लेकिन यहां पर जो हुआ करता था उस समय सीमेंट का नाम तो नहीं दिया गया था, उसे नाम दिया गया था जिप्सम का। किसका नाम दिया गया था? जिप्सम का नाम दिया गया था। वो जिप्सम एक ऐसा पदार्थ था कि जैसे कि एक मान लो अगर हम एक कमरा बनाते हैं या टैंक बनाते हैं, उसमें अगर हम जो सीमेंट की लेयर चढ़ाते हैं तो पानी रुक जाता है, रिसाव नहीं होता है पानी का, पानी लीकेज नहीं होगा।
तो इसीलिए पानी के लीकेज को रोकने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, जिप्सम का इस्तेमाल करते थे। जिप्सम एक चमकीला पदार्थ था जिसको यहां पर लेयर के रूप में लगाते थे और क्या होता था, पानी का रिसाव रुक जाता था एक तरीके से। और जब कभी इसका पानी भी अगर गंदा हो जाता है, अगर पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो इस पानी को निकालने के लिए भी विशेष नहर का प्रबंध किया गया था। ध्यान रखना है, यहां पर किस चीज का प्रबंध किया गया था, नहर का प्रबंध किया गया था। ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, स्नानागार क्या है, एक नहाने का निवास स्थान है जहां पर लोग नहाते हैं, एक तरीके से नहाने वाला प्लेस एक तरीके। और जिसको मैंने आपको बताया आज के रूप में हम स्विमिंग पूल के रूप में जानते हैं। उसमें भी आप देखते हो सीढ़ियां बनी होती है, ग्रिल लगी होती है उतरने के लिए, पानी में जाने के लिए, उसका पानी निकालने का भी प्रावधान होता है, उसमें पानी भरने का भी प्रावधान। सेम फॉर्मेट ये हमें कहां मिलता है, हड़प्पा में मिलता है। ध्यान रखना, जो कि हड़प्पा की सबसे विशाल इमारतों के रूप में जाना जाता है। आप इसे नोट डाउन करिए, आपको समझ में आ गया।